अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग की और कुछ अहम अपडेट सामने आई हैं। पासदारान इंकलाब की जानिब से दावा किया गया है कि 500 अमरीकी फ़ौजियों को पासदारान इंकलाब ने हलाक कर दिया है और ये भी कहा गया है कि अमरीका का F-16 तैयारा तबाह कर दिया गया है। बोइंग E-3 सेंट्री को भी निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से, जो कि अमरीका का बड़ा एडवांस्ड और एक्सपेंसिव तैयारा था। अब इसके बाद क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ईरान जंग के खात्मे का मिशन, और सबकी नज़रें पाकिस्तान पर है क्योंकि पाकिस्तान मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है। और आज एक अहम इजलास भी हुआ है। इस इजलास में सऊदीया, तुर्किया, मिस्र के वज़राए ख़ारजा शामिल थे। इस इजलास के बाद मुमकिन क्या सूरत हाल बन सकती है, और इन तमाम तर पहलुओं पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे ईरान अमरीका जंग के बाद जो मुआशी सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, इससे जो ख़तरात सामने आ रहे हैं उनसे निमटने के लिए पाकिस्तान की जानिब से क्या पॉलिसी बनाई गई है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे ईरान अमरीका कशीदगी के सिलसिले में कुछ अहम और बड़ी अपडेट्स आई हैं। पासदारान इंकलाब की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक कर दिए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अमरीकी F-16 तैयारा भी तबाह कर दिया गया है। ये दावे किस हद तक दुरुस्त हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब। किस तरह से देख रहे हैं, ईरान की जानिब से जवाब दिया गया है और पासदारान इंकलाब ने जो दावा किया है कि 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक कर दिए हैं, फिर F-16 तैयारा भी तबाह कर दिया है, तो इसके अब क्या खित्ते पे सूरत हाल बन सकती है? इस बारे में आप क्या कहेंगे ईरानी दावों के हवाले से? जी मिस्टर बारमाफिन, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। बेसिकली अभी जो वॉर है वो 4 डोमेन में लड़ी जा रही है, उसमें क्विकली विल गो ओवर। एक तो मिलिट्री डोमेन है, फिर डिप्लोमेटिक है, जैसे पाकिस्तान में भी एक बैठक लग रही है, फिर जो है इकोनॉमिक है, और चौथा जो है वो इंफॉर्मेशनल डोमेन है, जो आप और हम लोग कर रहे हैं और जो ईरानी मीडिया हो गया या लेट्स से वेस्टर्न मीडिया कर रहा है। उसमें जो तो मिलिट्री डोमेन है, उसमें अभी जो असेसमेंट है, स्ट्रेटेजिक असेसमेंट, वो जो अमेरिकन बड़े बिग है, लाइक जॉन मार्शैमर, मतलब उसको बाप कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस का इस दौर का। इस तरह कर्नल मैकग्रेगर है, स्कॉट रिटर है, जो आई वुड से इंडिपेंडेंट थिंक है। दे आर सेइंग कि जी इस वक्त बड़ा क्लियर एज है, स्ट्रेटेजिक एज है ईरान को सो फार। इसका मतलब है कि वॉर जो है जिस तरीके से ये लोग ले जाना चाहते थे ट्रैजेक्टरी पे, वो नाकाम हुई है, और ईरान को ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है बल्कि अभी जो टैक्टिकल बैटल्स है उसमें भी काफी नुकसान हुआ है। तो मेरे ख्याल में अभी ट्रम्प साहब ने भी शायद एक्नॉलेज किया है कि इनके एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स भी हिट हुए हैं। बाकी आपको पता है कि जो वेस्टर्न मीडिया कितना छुपाता है, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन डोमेन है, चौथी डोमेन, उसमें फिर सारी लड़ाई होती है कि नैरेटिव किसका चलता है। इजराइल की तबाही इतनी ज्यादा हुई है, लेकिन उसकी इस तरह खबर नहीं आएगी, वेस्टर्न मीडिया बड़ा खामोश है। और ये भारत ने हमारे साथ भी किया था, आपको याद है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें को 3-4 महीने बाद उनके एयर चीफ को होश आया कि शायद हमने भी कुछ किया था। तो ये चलता रहेगा, बट आई थिंक जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, द वे चीजें मूव की हैं, और जो ईरान के एबिलिटी, डिस्पाइट के ईरान का अपना काफी ज्यादा नुकसान हो, उस पर भी बात हो सकती है। बट आई थिंक जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉरफेयर की पॉलिसी थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना, और दूसरा एक बहुत बड़ा सबक है जो बड़ी नेवीज हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है, भारत ने भी आई थिंक 2 रखे हुए हैं, कि दे आर हाईली वल्नरेबल। तो बिलियंस ऑफ डॉलर की जो है इन्वेस्टमेंट उसमें करने की जरूरत नहीं है। हाँ साहब, ईरान ने जो सऊदी एयर बेस पे अमरीकी जो E-3 सर्विलेंस तैयारा तबाह किया है, आप क्या समझते हैं कि खलीज फारिस में अमरीकी निगरानी जो है इसका उस पर कितना असर होगा, ये कितना बड़ा नुकसान है? इसमें आई थिंक 4 फेजेस में ईरान ने किया है, और बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी थी। इससे पहले ये तो उनके एयरबोर्न सिस्टम है, E-3 सेंट्री के जमाने पाकिस्तान के पास भी रहा, लेकिन इसमें जो बेसिकली उन्होंने, आपने देखा पहले रडार्स पे अटैक किया था पहले हफ्ते में, और उसमें बड़ी प्रिसाइज टारगेट, उसमें $500 बिलियन के रडार भी थे, तो एक ब्लाइंडनेस क्रिएट की गई। फिर आगे इनके जो बेसिस हैं उन पे अटैक हुआ ताकि जो फ्रंट लाइन कोलैप्स करे, क्योंकि बेसिकली तो ये बेसिस इजराइल का डिफेंस कर रहे थे। और अभी आ गई है जो प्लेटफॉर्म वर्सेस प्लेटफॉर्म लड़ाई है, जिसमें शिप्स हैं, इसमें अंदर आपके एयरफोर्स है उनकी दोनों साइड की। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज ये भी आई थिंक मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जहाज हैं, और ये प्राइस समझा जाता है सर्विलेंस का, क्योंकि ये इसका लेटेस्ट था E-3 सेंट्री सिस्टम जो है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा बोइंग जहाजों पर गोल्ड आई थिंक एक रडार लगा होता है, और ये तकरीबन 600-700 किलोमीटर शायद। जी सर, $500 मिलियन इसकी कीमत बताई जा रही है। कीमत तो सर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो जंग की मौजूदा पोजीशन है उसमें शायद पैसा उस तरह से अहमियत नहीं रखता,
जितना कि आपका परसेप्शन है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मामला है इससे ईरान का परसेप्शन मजीद को बेहतर होगा? कि जो ऑन ग्राउंड है उसकी काफी देखें एज ए स्टेट तो बहुत नुकसान हुआ है, लाइक लीडरशिप का है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत, मतलब 85,000 तो पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है टारगेट्स एंगेज किए हैं इसराइल और अमेरिका ने ईरान ने भी आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ टारगेट्स एंगेज किए। तो एक उसको रिकवर करना उसमें होगा, लेकिन जो आई थिंक जो डिटरेंस और डिफाइंस की है ये अनप्रेसिडेंटेड, अटैकिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स लाइक जेरार्ड फोर्ड को हिट किया गया, भी खबर है अब्राहम लिंकन को भी शायद कोशिश की गई है। तो ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर को कभी अटैक लेकिन ब्रिगेडियर साहब यहाँ एक और बड़ा अहम सवाल है कि जो इंटरनल प्रेशर है ईरान पे कि अब आप एटमी धमाका कर दें, हमें एटम बम बनाना चाहिए, और ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान जो है वो NPT से अब निकलना चाहता है। क्या आप समझते हैं ईरान के लिए ये मुमकिन होगा? और सर जो जवाब भी बनाया गया उनकी जानिब से कि IAEA ने मजम्मत नहीं की थी जब अमेरिका और इसराइल ने इनके न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे, ये भी एक वजह बताई जा रही है। तो यही एक वजह है या क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं इसे? जी आई थिंक उसमें ना सिर्फ ईरान जाएगा इस तरफ, क्योंकि अभी तुर्किया में अभी तो खैर फॉरेन मिनिस्टर उधर गए, बहुत सीरियस डिबेट हो रही है कि अगर आप न्यूक्लियर पावर नहीं है तो आप बड़े बेबस हैं। सऊदी अरेबिया को ऑलरेडी अम्ब्रेला है पाकिस्तान का, शायद वो भी जाए। तो आप देखेंगे कि इन फ्यूचर जो है ईरान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया दे विल बी मूविंग टुवर्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, और ये फिर आई थिंक इजराइल की हेजेमनी का ख्वाब था वो भी इंशाल्लाह ताला उसमें आई वुड से कि मेडिटेरेनियन में डूब जाएगा। बाकी जो है सर्वाइवल के लिए देखें ईरान कुछ भी कर सकता है, और चूंकि अभी शर्म शरा रह नहीं गई तो छोड़ा क्या इन्होंने, टॉक्स में इन्होंने सबटाज किया, उसके दौरान अटैक किया, तो नाउ दे कैन ऑलवेज, अभी तो टोटल डिफायंस पे है। आई थिंक तो यंग लीडरशिप है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा अगर हम अमेरिका को डिस्कस करें तो लाखों लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ सड़कों पे आ गए हैं। अमेरिका की जो सूरत हाल है उस पे आप क्या समझते हैं, आपका क्या तज्जिया है सर? आई थिंक वॉर से पहले आपको पता है एप्स्टीन फाइल का स्कैंडल चल रहा था, बल्कि उसमें तो खैर काफी सारा ट्रूथ है। अभी तो FBI डायरेक्टर की भी निकाली है फाइलें हैकर्स ने। तो एक तो ऑलरेडी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर था, उनकी काफी सारी लीडरशिप इन्वॉल्व थी, और लेकिन मेरे ख्याल में एक बेशर्मी है CIA और इनकी FBI की, और आई वुड से 6 आईज है कि आपकी लीडरशिप को मोसाद टारगेट कर रही थी विद इन US, ठीक है ना, उनको बदनाम कर रही थी, उनको ब्लैकमेल, और आप इतने बेशर्म है सिर्फ ज्यूइश लॉबी की वजह से कि आप प्रोटेक्ट नहीं कर सके। तो एक तो ये था। दूसरा, वॉर जो है वो बड़ा क्लियरली दो आई थिंक मेजर नैरेटिव्स थे कि एक तो एप्स्टीन फाइल की वजह से लॉन्च हुई, दूसरा नेतन्याहू 30-40 साल से पुश कर रहा था। इट इज नेतन्याहूज वॉर, या इजराइल की लड़ाई थी, और उसकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल नहीं थी। तो अभी आई थिंक नाउ पब्लिक ओपिनियन जो है विद इन रिपब्लिकन पार्टी भी काफी वीकन हुआ है। डेमोक्रेट्स तो मौके की तलाश में रहेंगे, साफ ज़ाहिर अपोजिशन है। अवाम वैसे ही तंग है क्योंकि इकोनॉमिकली अभी जो शॉक्स आने हैं उसमें अमेरिका विल बी अफेक्टेड, ये अनस्कैथ नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल में पब्लिक प्रेशर बढ़ेगा। ट्रंप तो सारे कह रहे हैं कि नाउ यू आर इन एस्केलेशन ट्रैप में फंसे हैं। 67 के करीब जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, जो सर्वे किया गया अमेरिका में, तकरीबन 67% लोग इस फैसले के खिलाफ हैं जो सदर ट्रंप की जानिब से लिया गया ईरान पर हमले का। तो इसका तो मतलब है कि अब सदर ट्रंप के लिए वहाँ पर हालात मुश्किल बनते दिखाई दे रहे हैं। इसराइल के अंदर भी सर मुजाहरे हो रहे हैं, और इसराइली वज़ीर आज़म को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फौजी क़यादत भी इन पे काफ़ी तनकीद कर रही है कि हमारी तो तैयारी मुकम्मल नहीं थी और आपने नई जंग शुरू कर ली। जी बिल्कुल। उसमें देखिए वॉर की ना मेन पर्पस, लड़ाई तो होती है, उसका एक पर्पस होता है, वो होती है टू बेंड या डिफीट द लीडरशिप एंड अवाम की विल को तोड़ना होता है। तो ईरान ने जो आई थिंक डिफाइंस की, उसमें इनकी विल टूटा शुरू हो गया। अभी इसराइल में तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने भी कह दिया कि जी मैं 1.5 लाख रिजर्विस्ट नहीं फील कर सकता, हम लोग थक चुके हैं। देखिए 1 करोड़ की आबादी है इसराइल की, तकरीबन सारे बंकरों में बैठे हुए 1 महीने से, कुछ लोग भाग गए, तो कितने का आप बंकरों में बैठेंगे? और यू वांटेड इट अगेंस्ट ईरान, वहां तो लोग जो भी है फिर छोटे शहरों में मूव कर रहे, ओपन नहीं फिर रहे। अब कोई मुकाबला ही नहीं था इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर, लेकिन अल्लाह के फजल से इनके सारे अज़ाइम भी खाक में मिले। और आई वुड से कि जो इजरायली हेजेमनी थी वो बड़ी बुरी तरह शटर हुई है, और फिर US हेजेमनी जो एक्सटेंड करना चाहते थे वो बुरी तरह मुतासिर होगी। ट्रंप इज इन एस्केलेशन ट्रैप, आगे बढ़ते हैं तो तबाही है। बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हो रही है, ईरान ने उधर से मैं ख्याल ऑलमोस्ट 1 मिलियन मोबिलाइजेशन कर दी है कि आके फिर लड़ना है तो लड़ लो। इस तरीके से पीछे हटता है तो एक और है। तो मेरे ख्याल में ही इज इन अ वेरी बैड पोजीशन। आप उनकी देख लें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह उन्होंने डिमीन किया हाँ सर प्रेस मोहम्मद बिन सलमान को, आई थिंक दिस शोज देयर आई थिंक फ्रस्ट्रेशन। हाँ सब थोड़ा सा इस पे रोशनी डालेंगे, जो अभी आपने 2-3 दफ़ा इसराइल का जिक्र किया, तो अब तो जिस तरह से इसराइली जो फ़ौज के चीफ हैं उनका जो एतराफ़ी बयान है
कि फ़ौज टूट चुकी है, फिर उनके जो मेयर हैं वो रो रो के टीवी पे कह रहे हैं कि ये पूरा शहर तबाह हो गया है। इंटरनली जो सारा ये मामला है, तो क्या अकेला नेतन्याहू जो है वो कितना अरसा मजीद इसको लेके चलेगा? कि आप समझते हैं कि सहूनी कुव्वतें और ज्यूश जो पावर है वो अभी भी उसी तरह से उसकी बैक पे खड़ी है? ये देखिए, इनका कंट्रोल तो है, लाइक फाइनेंशियल है, उसके बाद मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया बाय एंड लार्ज 70% कंट्रोल करते हैं ज़ायनिस्ट लॉबी। लेकिन देखिए, अमेरिकन अवाम भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वियतनाम वॉर में देखे ना, अल्टीमेट उठा के परे मारा था उन्होंने अपने जो भी सदूर थे, जिसने भी लेट्स से कोई इन्वॉल्वमेंट थी। तो अभी अमेरिकन प्रेशर बढ़ रहा है। ये जो चाहते थे कि जो सहूनी इन्फ्लुएंस है अमेरिका में उसको रिसरेक्ट किया जाए, वो बुरी तरह डैमेज है। पहले गाजा की वजह से 3 साल, फिर देखें लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको भूलना शुरू हो गए। लेकिन मेरे ख्याल में उनका खून रंग लाएगा। अल्लाह ताला का जो भी है एक इंसाफ का निज़ाम है। अच्छा तो सर, वहाँ पे अगर अमेरिका में सोनी लॉबी आई थिंक डेंट होती तो ये आई थिंक बहुत बड़ा सेटबैक होगा इजराइल के लिए। अच्छा सर, क्या ये जो अमेरिका की तरफ से अब है कि ज़मीनी जंग होगी, क्या ये गीदर बबकी हैं या वाकई ही अमेरिका सब कुछ देखते बालते भी अब दोबारा इस पे जाएगा? वो कहते हैं ना कि क्या ये मज़ीद उस पे वो इसका सामना करेगा कि आगे पीछे खाई है तो वो किस तरफ जाए? जी, लोग तो कह रहे हैं कि आप एस्केलेशन ट्रैप में फंस गए। उसका एक देखें मैथमेटिकल जायजा ले लें। ईरान की मैंने पहले भी बात की थी कि जो बूट्स ऑन ग्राउंड की एबिलिटी है वो 2.5 मिलियन से 50 लाख तक, 25-30 लाख 50 लाख बंदा फील कर सकते। अभी वो कह रहे हैं 1 मिलियन हमने फील कर दिया है। तो ले आए, देखिए मतलब अगर 82nd एयरबोर्न डिवीजन मरीन मिला के 6000 बंदा बनता है, कैसे आप जाके फर्स्ट करें आप लैंड करते हैं उस जजीरे पे, तो हाउ डू यू डू इट? फिर ईरान एक फोर्ट्रेस है, माउंटेनस एरिया है, अंदर तो आप वेंचर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर कैजुअलिटी। वहां पे अगर राइफलों के साथ भी 50,000 बंदा चढ़ा देते ऊपर, क्या कर लें? मेरे ख्याल में मोर ऑफ फ्रस्ट्रेटेड स्ट्रेटजी है, और अगर जाते हैं तो बड़ी नाकामी होगी। सर, आपने जो जजीरे की बात की, तो क्या खारक जजीरा जो है उस पर लड़ाई होगी, या क्या अमेरिका ये बेवकूफ़ी करेगा कि वहाँ पे छाता बरदार उतार के मजीद उनको मौत के मुंह में धकेल दे? और सर, इसी में जेडी वेंस की जानिब से भी ये कहा गया है कि सदर ट्रंप की जानिब से इस वॉर को एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर अहदाफ हम मुकम्मल कर चुके हैं, जो हमने हासिल करने थे वो हम कर चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि सदर ट्रंप के स्टेटमेंट से पिछले दिनों आ रहे थे कि 10,000 के करीब फौजी भी मशरक़ वस्ता मजीद भेजे जाएंगे, तो क्या आप समझते हैं कि इतनी वसाइल के साथ ये जंग मजीद आगे एक्सटेंड हो सकती है 10,000 फौजियों के साथ? जी नहीं, बेसिकली देखिए, अगर कुवैत वाली लड़ाई आप याद होगा, इराक वॉर में एक छोटा सा सेक्टर था कुवैत जो है, और उसमें दे हैड टू मस्टर 3 से 4 लाख फौज, सारी पुलिस पूरी दुनिया खिलाफ थी सद्दाम के, और बड़ी मुश्किल से दे कुड सिक्योर कुवैत। तो यहाँ तो भाई अभी ईरान का अगर मैं तैरना जो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा है। बाकी देखिए, उसमें प्रेशर टैक्टिक्स हो सकते हैं, नेगोशिएशन में जाना एक थ्रेट हो सकती है। मिलिटरीली इट लुक्स लाइक इम्पॉसिबिलिटी। बाकी ठीक है, बेवकूफ अगर है कोई लीडरशिप इनकी या इनके जो प्रो ज़ायनिस्ट है, दे वांट टू पुश इट, उसका फायदा क्या होगा कि आप जाके लेट्स से लैंड करते तो बैठ के झंडा लगाएंगे, और वो भारत वाली स्ट्रेटजी है कि आपने मीडिया पे लड़ाई जीतनी है, ऐसा नहीं होगा, और उसमें बहुत सारा लॉसेस हो गए, लोग ऑलरेडी एडवाइस कर रहे हैं। अच्छा सर, अब देखिए वक्त के साथ साथ ईरान की सपोर्ट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर आप देखें तो यमन ने दूसरा हमला कर दिया इसराइल पे, तो आप क्या समझते हैं कि इसराइल अमेरिका के लिए भी एक डरावना ख्वाब नहीं बनेगा? ये बन चुका है। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का तो सबको पता है कि 20 से 25% एनर्जी फ्लो करती है, और कुछ चीज़ें डेफिनेटली जाती हैं साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इंडिया को, लेकिन उसका फिर 50% इधर फ्लो करता है यूरोप की तरफ, जो बाबल मंदब से गुजरता है। तो यहाँ अगर चौक हो जाता है तो फिर तो सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। और दूसरा, ये फ्रंट खोला गया है साउथ से, अगर आप देखें यमन से अटैक किया गया इजराइल पे, तो दिस इज अ न्यू फ्रंट। और क्या अभी अमेरिका यमन पे हमला करेगा, तो इसका मतलब है आप जो है फोर्स डाइल्यूट करेंगे। फिर इनके शिप्स ने गुजरना है, रेड सी में से एक सिक्योर जगह समझी जाती थी, वहाँ भी अगर अटैक शुरू होते हैं इनके कैरियर ग्रुप्स पे, तो बहुत ज़्यादा आई थिंक नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में ये एक इंटेलिजेंट मूव थी हूतीज़ की तरफ से, और एक मैसेज भी है कि अगर आप इस तरीके से चलते रहे तो फिर एक रीजनल वॉर बनेगी या मिनी वर्ल्ड वॉर 3 बन जाएगी। तो इनको होश के नाखन लेने चाहिए, और जो पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है उस तरफ जाना चाहिए। अच्छा सर, पाकिस्तान एफर्ट जो है उस पर मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि आज देखें ये जो वज़रा ख़ारजा आए हैं, जो उनकी बैठक हुई है, और जिस तरह से पाकिस्तान इसमें अपना रोल अदा कर रहा है, तो इस पर थोड़ा सा ये बताएं कि एक तो पाकिस्तान के रोल को आप किस तरह से देखते हैं, दूसरे पाकिस्तान इस सारे मामले में क्या आप समझते हैं किस हद तक कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह? ये देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि ये जो 4 मिडिल पावर्स हैं और ईरान लेटर ऑन, तो अभी तो वॉर में है,
इस इलाके की 4 मिडिल पावर्स हैं, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरेबिया। अगर आप इकट्ठे नहीं होते और एक स्टांस नहीं लेते तो खुदा ना खास्ता फिर ये आपके लिए मसले बनेंगे। तो एक तो चीजें आई थिंक आप कह रहे हैं दिस इज बिगिनिंग ऑफ दैट सो कॉल्ड मुस्लिम नेटो की जो बात हो रही है उस तरफ चीजें जाएंगी लेटर ऑन। अभी आ जाते हैं डिप्लोमेटिक एफर्ट है। सबको पता है कि क्रिटिकल सिचुएशन है, सबका नुकसान है उसमें, और दे हैव टू नाउ पुट प्रेशर ऑन यूएस मेनली, और ईरान भी देखें बायन डाज उसने सपोर्ट किया है, चाइना ने किया है, और चाइना रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी एफर्ट है, सिर्फ सैबोटाज करने के लिए भारत बैठा हुआ है, उसके अलावा काबुल वाले हैं जो भी माफिया मांग रहे सुना कल से, और एक पार्टी है माशाल्लाह अपनी, तो दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड डिस इन्फॉर्मेशन। इट्स अ ह्यूज सक्सेस। अगर आपने देखना है इसका इम्पैक्ट तो भारत का मीडिया देख रहे जो चीख रहा है कि पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक कू कर दिया है। सर, अगर मुज़ाकराती अमल का थोड़ा सा एनालिसिस हम करें, सदर ट्रंप की जानिब से अभी मुज़ाकरात का कहा तो जा रहा है, और ज़ाहिर है मुस्लिम ममालिक कोशिश भी कर रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं सर, लेकिन जनवरी में हमने देखा कि सदर ट्रंप की जानिब से जंगी बातें भी की जाती थी, फिर मुज़ाकरात का भी कहा गया, और मुज़ाकरात का कवर सदर ट्रंप ने इस्तेमाल किया, जिसके बारे में ये भी बाद में रिपोर्ट्स आती रही कि इसलिए मुज़ाकरात को थोड़ा सा ड्रैग आउट किया गया। सदर ट्रंप का इरादा जंग का ही था क्योंकि उनकी फौजें लॉजिस्टिक तौर पर तैयार नहीं थी। तो अब आपको क्या लगता है कि दोबारा क्या इस मुज़ाकरात के कवर को सदर ट्रंप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको लगता है कि इसको संजीदा लेंगे, या फिर वो वाकई ज़मीनी हमले करने उन्होंने ईरान पर सिर्फ तैयारी का वक्त बाय करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं? आई थिंक 2-3 चीजें इसमें जरूरी है अगर टाइम दें। एक तो ये है कि वॉर से पहले जो सिचुएशन थी और वॉर के बाद बदल चुकी है, तो देयर इज अ न्यू स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट और जो एनवायरनमेंट है जिसमें सब कह रहे हैं कि अमेरिका स्ट्रेटेजिकली लॉस्ट सो फार। नंबर 2, ये क्यों जा रहा है G7 के पास, नेटो को बार बार लान तान कर रहे हैं, बिकॉज नहीं है, देयर इज नो सपोर्ट और अपनी कैपेबिलिटी भी उतनी नहीं है कि ये प्रोलॉन्ग करें। और तीसरा जो है आई थिंक फैक्टर है जिसको ऑफ रैम्प बोल रहे हैं कि लड़ाई में जब आप एस्केलेशन लैडर पे फंस जाते हैं, एस्केलेशन ट्रैप में, तो देन दे नीड आपने विक्ट्री तो डिक्लेयर करनी है। तो शायद मेरे ख्याल में ऑफ रैम्प की तरफ चीजें जाएं, और वो पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरेबिया में एक रोल प्ले करेगा। आई एम श्योर ईरान विल आल्सो बी हैप्पी क्योंकि रजीम भी बच गई, ठीक है, नुकसान हुआ, इसको रीबिल्ड किया जा सकता है। ईरान ने अपना एक डिटर्रेंस जो है कायम कर लिया है, एंड लेटर ऑन एक बड़े सिक्योरिटी अरेंजमेंट में ईरान भी अंदर आ सकता है। तो ये आई थिंक कुछ सिनेरियोज हैं जिनको देखना चाहिए। सर, ये जो युगांडा ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के खिलाफ जो है जंग में शामिल होंगे, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? युगांडा कर ले, युगांडा जो है अपना आगे, बिकॉज युगांडा का आई थिंक किस जमाने में इनके साथ अच्छी रही है रिलेशनशिप। आई डोंट नो मुसोविनी साहब जो है किस तरफ चल रहे हैं, लेकिन मेरे पास इसकी कोई इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या, लेकिन बाय एंड लार्ज अफ्रीका में एक पैन अफ्रीकन और एंटी जायनिस्ट वेव चल रही है। वेस्ट अफ्रीका में आप चले जाएं, नाइजीरिया में चले जाएं, वहाँ पे एक अवेयरनेस है कि ये क्योस जनरेटर हैं और बेसिकली दे आर हेलमेंट। बाकी ये आई थिंक जायनिस्ट मीडिया का भी एक वो हो सकता है, आप कह लें कि एक शोशा छोड़ा गया हो, तो क्या सपोर्ट ले लेंगे युगांडा से, मतलब बेसिस दे देगा उनको, या उधर से युगांडा की फोर्स बुक करके आ जाएगी? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि आने वाले कुछ दिनों में मुमकिन तौर पर क्या हालात बन सकते हैं। नाजरीन, अभी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे ताबड़तोड़ हमलों के बीच अमेरिका और ईरान में सालिसी मुमकिन है, इस पर बात होगी, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान सालसी के सिलसिले में आज एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास के बाद अब क्या मुमकिन हालात पैदा हो रहे हैं कि ईरान अमेरिका जंगबंदी की तरफ जाए। सारे मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान जिस तरह से मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है अमेरिका ईरान की जंग में, आज एक अहम इजलास हुआ, इस इजलास के बाद आपको क्या हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या लगता है आपको कि ये एक अहम पेशरफ्त है और आज के इजलास में कुछ अहम फैसले किए गए? अच्छा, मदद करने पर तो पहले शुक्रिया, और दूसरा यस, इस इजलास के ज़ाहिर एक अहमियत अपनी जगह पर, और इस वक्त इस दुनिया में अगर सबसे अहम चीज़ कोई रोनुमा हो रही है तो वो ये इजलास रोनुमा हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि जो इस वक्त खित्ते में कशीदगी है, जो इस वक्त खित्ते में जंग है, वो जंग, उसके मज़मरात, उसके असर, उसका दर्द पूरी दुनिया में अब महसूस होने लगा है। और यूं यूं ये जंग बढ़ती जाएगी, हर रोज उस दर्द में इजाफा होता जाएगा। और यही वजह है कि सिर्फ अमेरिका में 9 मिलियन का मतलब है 90 लाख लोग 310 मुख्तलिफ मुकामात पर अमेरिका में बाहर निकले हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है 9 बार। और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि वी डोंट वांट किंग,
नो किंग इन अमेरिका। इस चीज को ही अगर जहन में रख लिया जाए तो, और बाकी बर्नी सैंडर्स और बाकी जो वहां के कांग्रेस के अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत ज्यादा बात की है और मुखालफत की है इसकी। और इसके अलावा, ये तो अमेरिका की बात की है मैंने 310 मकामात पर, उसके अलावा वेस्ट में इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, एथेंस है, और तो और इजराइल में भी प्रोटेस्ट हुए हैं और इजराइल में पुलिस को बाकायदा क्रैकडाउन करना पड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इजलास क्यों अहमियत का हामिल है कि लोगों को हर जगह इतनी तकलीफ पहुंचने लगी है। और इस तकलीफ से मेरी मुराद खास तौर पर वेस्ट में और अमेरिका में माशी तकलीफ है। और जब भी माशी तकलीफ अमेरिका में होती है और मिड टर्म इलेक्शन करीब होते हैं, तो ये सर्वे कई मरतबा हुए हुए हैं कि ऐसी माशी तकलीफ जिसमें कि ऑयल की कीमत $110 अबूर कर जाए, ब्रेंट ऑयल की, तो ऐसी सूरत में उस वक्त की हुकूमत वक्त जो होती है वो पार्टी 20 से 24 सीटें हार जाती है। और इस दफा अगर डोनाल्ड ट्रंप यही फार्मूला यही सर्वे जिस तरह के है उससे ज्यादा शिद्दत नजर आ रही है अमेरिका में, तो महसूस यही होता है कि उनकी भी इतनी सीटें चली जाएंगी। हाँ वैसे ही अब तक उनकी जी हाँ साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह खुद एक एक्सपीरियंस्ड और सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और आप सारी चीज़ों को समझते हैं, फॉरेन अफेयर्स में आपका माशाल्लाह इतना तजर्बा है, तो मैं ख़ास तौर पे आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान में ये जो इजलास हुआ है और सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के खारजा का यहाँ पे आना और फिर पूरी दुनिया का जो इस वक्त हॉट इशू है उसके हवाले से पाकिस्तान इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात का होना, तो इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान की ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है डिप्लोमेटिकली अगर आप इसका मुआवजा करें? इस वक्त तो मैंने जैसा कि बताया कि दुनिया के में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही, आप किसी भी चैनल को ले लें, किसी भी अखबार को ले लें, और ये खुद ब खुद इस बात की गमाजी करता है कि इस इजलास की अहमियत और पाकिस्तान की अहमियत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान तो इस मामले में पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसके डीएनए में ये शामिल है। आपको मैं याद दिलाता चलूं कि 1971 में जब हम किसिंजर को यहाँ से लेके गए थे चाइना में खामोशी से, बड़ी सीक्रेटली, तो उसके बाद दुनिया में एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ था। ताइवान को तस्लीम करते थे पहले चाइना अमेरिकन, उसके बाद चाइना को तस्लीम करना शुरू किया। या अगर वो ऐसा न करते तो आज दुनिया की जगह पर किस दोराहे पर खड़ी होती। वही सिलसिला अब फिर दोबारा जियोपॉलिटिकल रीशेपिंग सी जो हो रही है, एक पूरा थरथरी सी मची हुई है, उसमें पाकिस्तान का सामने आना। और बाय द वे 1971 के बाद पाकिस्तान ने जो जेनीवा अकॉर्ड हुआ था उसमें भी सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के दरमियान में जब अकॉर्ड कराया तो इसी तरह बैक चैनल डिप्लोमेसी की थी और इसी तरह दोहा में अपनी काफी ज्यादा डिप्लोमेसी की थी। तो पाकिस्तान इस मामले में, और अब भी पाकिस्तान का इंतखाब देखें आप कि सारी ताकत अमेरिका की तरफ से, उसके अलावा खलीजी ममालिक और ईरान हमारी बात कम से कम हमारी कम्युनिकेशन में है, हमारी बात सुन रहा है। हमारा प्राइम मिनिस्टर एक घंटे बात कर रहा है उनके सदर से ईरान के। तो ये तमाम चीजें हमारे लिए और दुनिया के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तारीफ की है और हमने देखा कई आर्टिकल्स भी ऐसे हैं पाकिस्तान के, उसमें तारीफ की गई। तो चीन भी काफ़ी ज़्यादा सराह रहा है इस इकदाम को कि पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। तो सर क्या लगता है आपको कि चीन की जानिब से भी तारीफ की जा रही है, फिर आलमी तौर पर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है इस सारे मामले पर, तो ये पाकिस्तान के लिए मज़ीद आगे जाके कितना फ़ायदेमंद हो सकता है अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाए? तो पाकिस्तान तो एक बहुत ही अहमियत का हामिल मुल्क उभर कर सामने आ रहा है। आप देख लें कि चाइना तो जाहिर है कि एक स्टेक होल्डर है, इसमें बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। मैं बताता चलूं कि चाइना के पसे पर्दा जो इस वक्त दुनिया में ये जो चल रही है जंग ईरान और अमेरिका और इजराइल के दरमियान, इसके मज़मरात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाते हैं। इजराइल भी अपनी जगह पर, जाहिर है
उनकी देरीना ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से, और ये पिछले 40 साल से लगे हुए थे कि ऐसा मौका आए और इसराइल और ईरान को हम निस्तो नाबूद कर दें। ये मामला, ये ख्वाब उनका शर्मिंदा ताबीर होता नजर नहीं आ रहा है। समझा ये गया था जिस तरह जेडी वेंस ने 2 दिन कबल बात की नेतन्याहू से, और वो बात लीक होके मीडिया में आ गई है अमेरिका में, और जेडी वेंस ने काफी खफगी का इजहार किया टेलीफोन पर कि आपने तो कहा था और आपने वार प्लान लेके आए थे और आपने डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस किया था कि ये बस चंद दिनों की बात होगी, बस जाएंगे, बम्बार्डमेंट होगी, उनकी पहली दूसरी लेयर फना हो जाएगी, उनको मार दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा, उसके बाद लोग निकल आएंगे सड़कों पर, हुकूमत टेक ओवर कर लेंगे, हमारा मकसद हल हो जाएगा, हम वापस आ जाएंगे। ये कहानी और ये प्लान लेके गए थे। और 3 साल पहले मैं कोट कर रहा हूं कि हिलरी क्लिंटन ने इसकी एक लिहाज से पेशन गोई कर दी थी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। और उन्होंने क्या कहा था, वो वीडियो मौजूद है नेट पर इस वक्त। उन्होंने कहा था कि ऐसे शख्स को आप सदर मुंतखब कर रहे हैं who has a very thin skin and anyone can go into his skin। ये मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है कि इस शख्स को जिसकी इतनी कमजोरी हो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। चाइना पर वापस। अच्छा डॉक्टर साहब प्रेसिडेंट ट्रंप की आप बात कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान कि जनाब हमने ईरान को तो ख़त्म कर दिया और सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? किस बिना पे वो ऐसा कह रहे हैं? नहीं, ये तो बुनियाद नजर आ रही है, इसीलिए तो मुझे आस और उम्मीद नजर आ रही है आगे चल के। ये एक दिन में काम नहीं होगा जो इजलास हो रहा है और इसके मजमरात, लेकिन आगे चल के चंद दिनों में मुझे जो इसके मजमरात नजर आ रहे हैं कामयाबी के, वो इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप की इन गुफ्तगू से। डोनाल्ड ट्रंप एक बना रहे हैं, अपना पूरा खाका बना रहे हैं अपने कौम को बताने के लिए कि हम जीत रहे हैं, और जीत का ऐलान कर देंगे, ऐलान कर देंगे। उस पे सिर्फ हमारा काम ये है डिप्लोमेटिकली, जो हम 4 ममालिक बैठे हुए हैं सर जोड़ के, कि जब वो जीत का ऐलान कर दे तो ईरान भी जीत का ऐलान कर दे। ईरान ने तो कर लिया 1 महीने से, जो है जिस तरीके से उसने टफ टाइम दिया है, दोनों ने जीत का ऐलान कर दिया। जंग का और डिप्लोमेसी का मतलब यही है कि दोनों फरीक जो है वो ये समझ रहे हैं कि उनको अपनी कौम। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि यूक्रेन का जो सऊदी अरब के साथ मुआहदा हुआ है और उसके बाद यूक्रेन की तरफ से ये बयान सामने आना कि हम जल्द ही यूएई और दूसरे अरब ममालिक के साथ भी ये मुआहदा करने जा रहे हैं, इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? ये टेक्निकल मामला है। देखिए, सऊदी अरब को अब वो जो जिन पे तकिया किया वही पत्ते हवा देने लगे। कतर ने देख लिया कि उन पे इजराइल उनको मार के चला गया और अमेरिका कुछ नहीं बोला। इस वक्त खलीजी ममालिक की सूरत हाल ये है कि अरबों अरबों डॉलर उन्होंने खर्च किए हैं, अमेरिका से साजो सामान लिया है, अमेरिका को अड्डे दिए हैं, जिसकी वजह से मुसीबत में पड़े हुए हैं, और अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर रहा है। कहाँ गए वो थार्ड, कहाँ गए वो आयरन डोम, कहाँ गए वो इंटरसेप्टर? क्योंकि उनके यहाँ तो तबाही हो रही है। आप यूएई की बात कर लें, बिल्डिंगों पे ड्रोन बरस रहे हैं, और ईरान कह रहा है इन बिल्डिंगों में अगर जाएंगे अमेरिकन तो हम उनको बिल्कुल उनको निशाना बनाएंगे, हदफ बनाएंगे। इसी तरह सऊदी अरब के मामलात के उनके अड्डे हैं। अब सऊदी अरब ने क्यों ये किया? क्योंकि जाहिर है ड्रोन तो पहुंच रहे हैं, वो वादे जो किए थे अमेरिका ने वो तो पूरे नहीं हो सके, नहीं रोक सके उसको। तो फिर अब उनका तजर्बा है, ज़ेलेंस्की का तजर्बा है, रशियन मिसाइल्स, रशिया को ईरान काफी मिसाइल देता, ये ड्रोन्स देता रहा है, और रशियंस के इन ड्रोन्स को जो ईरानी बनावट और ईरानी ओरिजिन के थे उसको न्यूट्रलाइज करने में ज्यादा तजर्बा हासिल रखता है। और यूक्रेन वाज़ेह रहे कि यूक्रेन टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी बेहतर है। हम भी यूक्रेन से किसी जमाने में काफी इंजन्स अपने लेते रहे हैं, टैंकों के और बाकी साजो सामान लेते रहे हैं। तो यस, यूक्रेन से वो अपनी हिफाजत के लिए अब वो चाह रहे हैं कि जो अम्ब्रेला उनके पास सिक्योरिटी के था उससे किसी तरीके से ड्रिफ्ट होके बाकी अपने पैरों पर, और इस मुल्क के अमेरिका को इस जंग से जो बड़ा नुकसान हुआ है उस नुकसान के बाद मुज़ाकरात में अभी ही अमेरिका के लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे अमेरिका इसराइल की ईरान से जंग, क्या पाकिस्तान में मुआशी बहरान बढ़ जाएगा? इस पर बात होगी, हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग ने आलमी मईशत में काफ़ी ज़्यादा मसाइल खड़े कर दिए हैं, और इन्हीं मसाइल पर बात करते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
किस तरह से देख रहे हैं? हमने देखा कि मशरक़ वस्ता में जो अब सूरत हाल बनी हुई है और ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल की जंग में ये बताया जा रहा है कि आलमी मार्केट से 32,200 खरब रुपए जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं। बशमोल स्टॉक मार्केट्स में शदीद कमी हुई है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, और ये तमाम तर सिनेरियो पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है मज़ीद आने वाले टाइम में क्या चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं मज़ीद? देखिए, पिछले कोई 24 घंटों में तो जो दुनिया के बड़े बड़े मीडिया पावर हाउसेज हैं, उनकी नज़र जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर जमी हुई। आप CNN पे देख लें, उसका फोकस इस्लामाबाद पे है, ब्लूमबर्ग का फोकस इस्लामाबाद पे है, रॉयटर्स का फोकस जो है वो इस्लामाबाद पे है, BBC इस्लामाबाद पे नज़र जमाए बैठी है। इसमें जहाँ पे 4 वज़राए ख़ारिजा इकट्ठे हो रहे हैं, शहर एक ही है, उस शहर का नाम जो है वो इस्लामाबाद है। इस वक्त जो बात हो रही है दुनिया भर में, वो बात पाकिस्तान और इस्लामाबाद की ही हो रही, और उसके नतीजे में मुझे महसूस होता है कि जहाँ पे पाकिस्तान की जो सफारती लेवल है इस वक्त पे, जो जिस बुलंदी पे पाकिस्तान सफारती हवाले से बैठा है, उसका एक मिलाप होगा मईशत के साथ, और मईशत को उस हवाले से जो है वो फायदा पहुंचेगा। जहाँ तक आप ग्लोबल बात कर रही हैं, आलमी मंडियों की बात कर रही हैं, तो तेल की कीमत और ग्लोबल इकोनॉमीज का इसके ऊपर बहुत सारी पिछले 30-40 सालों में रिसर्च हो चुकी है, और वहाँ पे इकोनॉमिस्ट फील के अगर कहीं $100 पे बैरल आलमी मंडियों में पहुँचता है, तो जो मगरबी ममालिक हैं उनकी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ बढ़ने लगती है। अगर जो तेल की कीमत है वो कोई $120 पे पहुंच जाती है, तो फिर दुनिया भर की जो एयरलाइंस हैं वो बैंक्रप्सी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अगर तेल की कीमत जो है वो कोई $130 फी बैरल पे पहुंच जाती है, तो फिर आप समझिए कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे जिनका इन्हिसार जो है वो एक्सपोर्टेड फ्यूल के ऊपर है, उनके पास डॉलर के ज़खायर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये कीमत, तेल की कीमत जो है वो $140-145 की बात करने लगती है, तो फिर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, पाकिस्तान जैसे, श्रीलंका जैसे, वो सॉल्वेंसी का इशू शुरू हो जाता है, यानी कि वो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ने लगता है। डॉक्टर साहब, जो रूस ने 1 अप्रैल से आलमी सतह पे पूरे जो है पेट्रोल पे पाबंदी का ऐलान किया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसका क्या असर होगा आलमी मार्केट पे, और ख़ास तौर पे चीन, तुर्की, ब्राज़ील और अफ्रीका जो है उनकी मईशत पे क्या असर होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके सवाल में जो सबसे बड़ा जो आंसर है वो आता है कि अगर ये जंग लंबी चलती, देखिए अगर तो ये जंग जल्द बंद हो जाती है तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अगर ये जंग लंबी चलती है तो फिर जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब ढूंढेंगे, उसके ऊपर फोकस करना होगा, बजाय इसके कि मैं आपको अपनी इनफरादी राय बताऊं जंग की ड्यूरेशन के हवाले से। मैं आपके सामने रखता हूं कि जो आलमी मंडियां इस वक्त उस सवाल का जवाब कैसे दे रही हैं कि ये जंग कितनी लंबी चलेगी। अगर तो हम तेल की मार्केट देखते हैं, जो तेल का फ्यूचर्स चलता है दुनिया भर में, वो ये बता रहा है कि अगर आज आप तेल का एक बैरल खरीदना चाहें जिसकी डिलीवरी होगी जनवरी 2027 में या दिसंबर 2026 में, तो वो तकरीबन $60 से $62 की कीमत चल रही। थोड़ा सा मामला टेक्निकल है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आलमी जो मंडी है तेल की, वो ये पैगाम दे रही है कि ये जंग ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं। इसलिए हाजिर भाव जो है इस वक्त तेल का वो 110 से 112 पे चल रहा हो, लेकिन जो फ्यूचर का भाव है वो आलमी तेल की मंडी कह रही है कि $60-62 पे वापस आ जाएगा। सर, अगर ये जंग लंबी चल जाती है, जो खतरात का इजहार किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत का शॉर्टेज जो है वो होगा, फिर ये भी कहा जा रहा है कि खुराक का कहर भी पड़ सकता है, महंगाई बढ़ेगी, इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के खदशात से तो अभी हम 2-4 हैं कि आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? हमने देखा गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन भी लगाने के हवाले से गौर कर रही है कि हफ्ता इतवार लॉकडाउन भी लग सकता है। तो क्या ये सारी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो फ़ायदेमंद होगा हुकूमत की जानिब से, जो अभी गौर किया जा रहा है इस फैसले पर भी?
ये दो बातें देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कुछ मीडिया में कहा जा रहा है कि वो जंग जो है वो बहुत लंबी चलने लगी है और खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं, उनमें और जो आलमी मंडियां पैगाम दे रही हैं उनमें मुझे एक बड़ा खलीज नजर आता है, एक इख्तलाफ नजर आता है। बिल्कुल ठीक। आलमी मंडियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि ये जंग लंबी चलने वाली नहीं है। मीडिया शायद ये कह रहा है कि बहुत बड़े खतरात जो हैं वो अभी फ्यूचर में हैं और ये जंग जो है ये शायद तूल खींच जाए और बहुत लंबी जो है वो चलना शुरू हो जाए। पाकिस्तान के हवाले से जो जो सवाल आपने उठाया, वहाँ पे मेरा ज़ाती जो नज़रिया है वो ये है कि दो इश्यूज हैं, एक कीमत का इशू है और एक दस्तयाबी का इशू। यहाँ पे पाकिस्तान में जो क्राइसिस है वो कीमत के हवाले से ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि दस्तयाबी यानी कि अवेलेबिलिटी है, उसमें कोई इतना ज़्यादा खतरे वाला मामला सामने नहीं है। 4 मार्च को आपको याद होगा कि हमारे वजीर खजाना साहब जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कोई 27-28 दिन के जो पेट्रोल के और डीजल के वसाइल जो हैं वो मौजूद हैं। अभी कल हमें जो वजीर खारजा हैं उन्होंने बताया कि ईरान ने 20 मजीद शिप्स की इजाज़त दे दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकता है अगर उन पे पाकिस्तान का झंडा लगा हो। तो दस्तयाबी के हवाले से मुझे कोई खतरा फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा। कीमत बहरहाल ये है कि जब $5 का इजाफा होता है आलमी मंडी में एक बैरल का, तो उसका पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वालों को कोई $550 मिलियन का टीका लगता है। तो यहाँ हमने देखा है कि तकरीबन $20 से $25 फी बैरल जो तेल की कीमत है वो बढ़ गई है। अच्छा डॉक्टर साहब आप क्योंकि पूरी आलमी मंडियों में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो ये समझाएं ज़रा इस सारे मामले में कि सोने की कीमतें जो हैं वो इतनी तेज़ी से कम कैसे हो रही हैं, ये क्या वजह है? जी ये अच्छा सवाल है और ये भी एक पैगाम दे रहा है जंग के हवाले से। जब भी दुनिया में गैर यकीनी की फ़ज़ा जो है वो बढ़ जाती है, जंगें ख़तरनाक होना लगती हैं, तो सोने की कीमत जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। यहाँ हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते से जो सोना $5,400 का फी आउंस चल रहा था उसमें तकरीबन 20% गिरावट आई। तो सोने की मार्केट जो है वो भी ये पैगाम दे रही है कि ये जंग जो है वो शायद ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। दो इजाफी चीज़ें इसमें सामने आई हैं कि रूस का जो सेंट्रल बैंक है उसने कई 100 टन सोना जो उसके पास रखा था वो उसने बेचा है। इसी तरह जो तुर्किया का जो सेंट्रल बैंक है वहाँ पे से भी खबर आई है कि सोने के ज़खायर जो हैं वो बेचे गए हैं। तो एक तो पैगाम है और दूसरा सप्लाई एंड डिमांड है कि दो सेंट्रल बैंक्स ने एटलीस्ट सोना गिरा है और इन दोनों वजूहात की बिना के ऊपर आई थिंक सोने में जो है तकरीबन $1,000 की गिरावट सामने आई। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान का IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ है $1.2 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे कि इसमें कहा गया है कि सरकारी इदारों की इस्लाहात, निजकारी टैक्स नेट में तोसी और मशरक़ वस्ता की कशीदगी के मुमकिन असरात को पेश नज़र रखते हुए क्या लगता है आपको कि पाकिस्तानी मईशत जो है इससे किस तरह से फ़ायदा ले सकती है? महंगाई कंट्रोल के हवाले से क्या ये इस्लाहात मौसर होंगी? देखिए IMF न सिर्फ एक मालियाती इदारा है, वो एक सियासी इदारा भी है, उसके सियासी मालिकान भी। उनका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है उसमें अगर जो अमेरिका का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब बैठते हैं, जब वो एक हाथ उठाते हैं तो आप समझिए कि 8 लाख और कोई 31,000 वोट खड़े हो जाते हैं। अब हमने देखा कि 2 हफ्ते के लंबे मुज़ाकरात थे जो हमारी वजारत खजाना ने IMF के साथ किए और 2 हफ्ते के मुज़ाकरात के बाद उनकी जो स्टाफ लेवल की टीम है वो बगैर एग्रीमेंट साइन किए वो चले गए और अब अचानक हमें पता चलता है कि वो दोनों एग्रीमेंट जो EFF का है और जो रेजिलियंट फंड का है उसके कोई $1.2 अरब जो हैं वो अप्रूव कर दिए गए हैं या वो अप्रूवल के लिए भेज दिए गए हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को। तो यहाँ तो मैं समझता हूँ कि वो जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी के हवाले से इस वक्त पोजीशन है, जो चमक रही है पोजीशन, वहाँ पे पाकिस्तान की मईशत का एक मिलाप हो रहा है। तो आप समझिए कि ये पहला तोहफा है
उस राह में जिसमें पाकिस्तान ने 3 और वज़राए ख़ारिजा को इकट्ठा किया है, जिसमें जो डी एस्केलेशन की मूव है यूएस और ईरान की जंग में, उसमें जो पाकिस्तान का अहम रोल सामने आ रहा है, उसमें अमेरिका भी पाकिस्तान का शुक्रगुजार है, उसमें सऊदी अरब भी पाकिस्तान का शुक्रगुजार है, उसमें ईरान भी पाकिस्तान का शुक्रगुजार है, और उसी के नतीजे में हमें ये IMF का तोहफा सामने आया। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि क्योंकि आप इन सारे मामलात पे हमेशा से, हम तो सर आपसे हमेशा सीखते हैं कि मिडल ईस्ट के साथ जो इस वक्त जिस तरह से मिडल ईस्ट की तबाही जो है उसको रोकने में पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है, ईरान को समझा बुझा के, और फिर मिडल ईस्ट की तरफ से भी कोई उस तरह से हमला नहीं होने दिया। तो आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब और दूसरे ये जो ममालिक हैं मशरिक़ वस्ता के, ये पाकिस्तान में कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आएंगे? क्या पाकिस्तान को इससे ये फ़ायदा भी हासिल होता नज़र आता है आपको? देखिए, वो ममालिक जो बैक चैनल में मसरूफ़ थे, बैक चैनल में शामिल थे अमेरिका और ईरान की जंग में, जिसमें मिस्र है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान और तुर्किया, वो पहले बैक चैनल में इन्वॉल्व थे। अब वो चारों मिल बैठे हैं इस्लामाबाद के अंदर, और उस बैक चैनल को मुंतकिल किया जा रहा है, एक स्ट्रक्चर्ड मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन सी बन रही है। अब आप सोचिए कि उस इदारे को जो चेयर करेंगे वो हमारे वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब करेंगे। जब हम चेयर कर रहे हैं, उसकी मेज़बानी के फ़राइज़ भी हम अंजाम दे रहे हैं, तो उसमें जो ममालिक शामिल हैं वो हम ख़ास किस्म का अपना एक एजेंडा जो है उसमें हमारे एजेंडा फॉर्मिंग का एक रोल होगा। अब आप सोचिए कि सऊदी अरब भी वहाँ बैठा है। सऊदी अरब के कोई $5 अरब के डिपॉजिट जो हैं वो इस वक्त हमारे पास पड़े हैं। उसमें जो रोल ओवर के हवाले से हमें हमेशा एक वो गैर यकीनी की ही फ़ज़ा रहती थी। मैं समझता हूँ कि वो गैर यकीनी की फ़ज़ा जो है उसमें वो गैर यकीनी में कमी आएगी। इसी तरह जो थी कोई $40 अरब जो हमारे वर्कर्स की रेमिटेंसेस बाहर से आती हैं, उसमें से तकरीबन 25 से 26 अरब ऐसी हैं जो गल्फ़ कंट्रीज से आती हैं। तो अब अगर ये गल्फ़ कंट्रीज जो हैं ये पाकिस्तान के शुक्रगुजार होंगे, तो फिर आप सोचिए कि उसमें भी एक यकीनी की सी फ़ज़ा हो जाएगी, और शायद मज़ीद अगर वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन का कोई बूम आता है जंग के ख़त्म होने के बाद, तो उसमें पाकिस्तान की शमूलियत शायद ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल, जंग के ख़त्म होने के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तानी की मईशत में भी कोई बूस्ट आ सकता है। आपका डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।